नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज के इस उज्जवल पाटनी शो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें एक केस स्टडी में दो केस स्टडी छुपी है। इसमें एक व्यक्ति के स्क्रैच से सफलता के शिखर की कहानी छुपी है, उसके बाद उसके फ्री फॉल होके असफलता के बॉटम की कहानी छुपी है। फिर जो कंपनी खत्म हो गई थी, सबने जिसको राइट ऑफ कर दिया था, उसको कोई और दूसरा मालिक लेता है। वो दूसरा मालिक 6-7 ऐसी स्ट्रेटजीज लगाता है कि स्क्रैच में पड़ी हुई कंपनी फिर से 45,000 करोड़ हो जाती है। ये बिजनेस केस स्टडी आपको बताएगी कौन से निर्णय लेना चाहिए, कौन से निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि कोई डिस्ट्रेस का मरी का माल मिल जाए तो उसको फिर से कैसे खड़ा करके शिखर पर ले जाया जा सकता है, और जिस प्रोडक्ट को, जिस कंपनी को हर कोई राइट ऑफ कर दे, हर कोई फेलियर बोल दे, उसके बावजूद भी वो फेल नहीं होती। यदि मालिक सही फैसले ले ले तो कैसी भी कंपनी को वापस रिवाइव किया जा सकता है। साथियों, इस कहानी के पहले हीरो हैं रामचंद्र अग्रवाल। रामचंद्र को 4 साल की उम्र में पोलियो हुआ। पोलियो ने शरीर को स्लो किया होगा, लेकिन पोलियो ने दिमाग को स्लो नहीं किया, सपनों को मरने नहीं दिया। यहां पर आपके लिए पहला लेसन, यदि आपके मन में आग हो, यदि आपके सपनों में क्लैरिटी हो और आपको पाने की भूख हो, तो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या कोई चैलेंज आपकी राह में बाधा नहीं बन सकता। जैसे रामचंद्र जी के नहीं बना। उन्होंने सबसे पहले एक फोटोकॉपी की दुकान लगाई, नहीं चली, बंद करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक 50 स्क्वायर फीट की दुकान ली। सपना एक था, एक छत के नीचे ग्राहकों को सही दाम पर सही माल दे सकूं। बहुत ध्यान से फिलॉसफी को समझना। लेकिन 50 स्क्वायर फीट में क्या होता है, गेम तो बड़ा करना ही था। गेम को बड़ा करते हुए उन्होंने कोलकाता में टाइगर सिनेमा को पूरा का पूरा हायर कर लिया और वहां पर अपनी एक बड़ी दुकान लगा दी। किराया बहुत ज्यादा था, रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। ये प्रोजेक्ट चल निकला। उसके बाद वो 2001 में दिल्ली शिफ्ट हो गए। 2003 में इंडिया का पहला हाइपर मार्केट खोल दिया, और इस हाइपर मार्केट का नाम था विशाल मेगा मार्ट। अब आपको नाम याद आ गया होगा। भाई साहब, ये कंपनी इतनी तेज बढ़ी कि 2007 में आईपीओ लेकर आ गई। आईपीओ किसी के भी जीवन भर का सपना रहता है। 50 स्क्वायर फीट की दुकान से शुरू करके एक व्यक्ति आईपीओ तक पहुंच गया, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का मालिक बन गया। ऐसा लगा इस कंपनी को अब कोई नहीं रोक सकता। कट। कहानी का पहला हीरो यहां पर रुकता है, क्योंकि उसकी सफलता की एक बहुत बड़ी उड़ान पूरी हो गई, और ये उड़ान आप भी भर सकते हैं। इस उड़ान को कायम भी रख सकते हैं, बशर्ते जो गलतियां मैं बताने जा रहा हूं वो आप अपने व्यापार में ना करें। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो चीज अनस्टॉपेबल मानी जा रही थी, जिस पर सारे भारत की नजर थी, जिसको देखकर सैकड़ों और बिजनेसेस ने सेम मॉडल पर शुरुआत की, वो नाव कैसे डूबी? दरअसल ये ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं थी, ये सॉलिड फंडामेंटल्स पर आधारित थी। तेजी से व्यापार को ग्रो करने के लिए कर्ज लिए गए, उन कर्जों को चुकाने के लिए और ज्यादा रेट पर कर्ज लिया गया, फिर उन कर्जों को चुकाने के लिए और ज्यादा रेट पर कर्ज लिया गया। रुकिए, सोचिए, कहीं यही गलती आप भी तो अपने व्यापार में नहीं कर रहे? 4 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई, लॉन्ग टर्म लीज पर स्टोर लिए, लेकिन एसेट का मिसमैच हो चुका था। जिस लेवल पर कमाई थी उससे कई गुना ज्यादा खर्च थे, और हमेशा आप जैसा प्रेडिक्ट करते दुनिया वैसा नहीं चलती। 2008 में दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हिला, बाजार नीचे आया, और दूसरी ओर विशाल मेगा मार्ट का कर्ज बढ़ गया लगभग 750 करोड़, और सालाना इंटरेस्ट 100 करोड़। यहां पर विशाल मेगा मार्ट को मजबूर होकर अपना रिटेल और होलसेल बिजनेस बेचना पड़ा। खरीदा किसने? टीपीजी ग्रुप ने और श्रीराम ग्रुप। हजारों करोड़ की कंपनी कितने में बिकी? महज 70 करोड़ में, और लगभग 125 दुकानों की चाबी ने एक दिन में अपना मालिक बदल लिया। यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सिस्टम की कमी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की कमी, बिजनेस में कंट्रोल की कमी, और MIS की कमी। जब सेल्स इतनी तेजी से बढ़े, एक्सपेंशन इतनी तेजी से बढ़े, तो उस वक्त आपके सिस्टम को भी उतनी तेजी से ग्रो करना चाहिए, उस वक्त आपकी टीम को भी उतनी तेजी से ग्रो करना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रोथ की दौड़ होती है ना मेरे दोस्त, ये अंधा कर देती है इंसान को।
इसको लगता है जो मैं चाह रहा हूं वही होगा, सारी दुनिया मेरे इशारों पर नाचेगी, मेरा एक भी निर्णय गलत नहीं हो सकता, और इस चक्कर में बिजनेस के फाइन डिटेल्स मिस हो जाती है। सबसे पहले यहां पर मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने लोकप्रिय प्रोग्राम बिजनेस ऑडिट में, जहां पर 400 फैक्टर्स पे आपको अपने बिजनेस का ऑडिट करना है ताकि विशाल मेगा मार्ट जैसी गलती आप ना करें। कस्टमर रिलेशनशिप में क्या मिस्टेक्स हो रही है, मार्केटिंग में क्या मिस्टेक्स हो रही है, अकाउंटिंग में क्या मिस्टेक्स हो रही है, आईपीआर में क्या मिस्टेक्स हो रही है, आपके सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी में क्या मिस्टेक्स हो रही है, पब्लिक टच पॉइंट में क्या मिस्टेक हो रही है, ओनर की डिसीजन मेकिंग में क्या मिस्टेक हो रही है। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो 2 दिन के अंदर आपके बिजनेस को 400 पॉइंट पर ऑडिट करता है। आप सुबह 10 से शाम 7 तक मेरे साथ 2 दिन रहते हैं और आपको 3 सबसे बड़ी चीजें पता चलती। पहली चीज, मेरे बिजनेस में क्या राइट है, उसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। दूसरी चीज, मेरे बिजनेस में क्या रॉन्ग है ताकि विशाल मेगा मार्ट जैसे लीकेज आपके बिजनेस में ना हो। और तीसरी चीज, मेरे बिजनेस में क्या मिसिंग है, राइट, रॉन्ग और मिसिंग। मिसिंग वो है जो आपको पता ही नहीं कि होना चाहिए। शायद रामचंद्र अग्रवाल के बिजनेस में बहुत सारी चीजें गलत चल रही थी, शायद बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, इसी वजह से जो कंपनी शिखर पर बैठी थी वो ऐसा लड़खड़ा के नीचे गिर पड़ी। और आपके बिजनेस में ऐसा ना हो, इसके लिए आपको तुरंत 2 दिन निकाल के अपने बिजनेस का ऑडिट करना चाहिए। 70 करोड़ में जो कंपनी खरीदी गई, आज उसका वैल्यूएशन है 50,000 करोड़, लगभग 600 गुना से भी ज्यादा। भाई, क्या मैनेजमेंट का चेंज इतना बड़ा कमाल कर सकता है? क्या सिस्टम्स, प्रोसेसेस और पॉलिसीज इतना बड़ा कमाल कर सकती है? क्या महज नए माइंडसेट का ओनर आके एक मरी हुई कंपनी को लाइफ दे सकता है? बहुत ध्यान से सुनना, ये शो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और इससे ज़्यादा स्ट्रेटजीज एक केस स्टडी में शायद रेयरली बताई जा सकती है। सब लोगों को लग रहा था कि टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप ने गलत किया, ये ब्रांड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसमें कस्टमर का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है और चैनल पार्टनर का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। इस कंपनी को पुनर्जीवन नहीं दिया जा सकता और यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा कमाल है। इसमें पहले मालिक के रूप में जब टीपीजी श्रीराम कैपिटल आए, उन्होंने सबसे पहले इस कंपनी को प्राइवेट किया। इसके बाद वो इस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक लेके गए कि 2018 में केदार कैपिटल ने इस कंपनी को 5,000 करोड़ में एक्वायर किया। मैं यहां पर केदार कैपिटल, टीपीजी कैपिटल की दोनों कहानियों को अलग अलग नहीं बताऊंगा। मैं टोटल विशाल मेगा मार्ट रामचंद्र अग्रवाल के समय से आज कैसे बदला, किन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया, ये बताऊंगा एक एक करके। बहुत तेजी से ध्यान से सुनो। सबसे पहली स्ट्रेटजी, एसेट हैवी मॉडल को एसेट लाइट किया गया। एसेट हैवी मॉडल का मतलब है आप रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, आपका कैपिटल फंस जाता है। और यदि कैपिटल बाहर से लिया गया हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की मार लगातार पड़ती रहती है और बाजार में जरा भी ऊंच नीच होने से या प्रॉफिट मार्जिन कम होने से एसेट हैवी मॉडल आपको निपटा सकते हैं। तो यहां पर नए मालिकों ने निर्णय लिया कि भाई एसेट लाइट होना है। सारे वेयर हाउसेस को लीज पर लिया गया, सारी फैक्ट्रीज को लीज पर लिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को बिल्कुल घटाया गया। इससे क्या हुआ, एजिलिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, डिसीजन मेकिंग तेज होने लगी और चेंज मैनेजमेंट के नुकसान बहुत कम हो गए। यहां पर बहुत बड़ा सवाल, आपका वर्तमान व्यापार एसेट हैवी मॉडल पे है या एसेट लाइट मॉडल पे है? यदि एसेट हैवी मॉडल पे और आप बाहर के पैसे से काम कर रहे हैं तो आपको दांत से पैसा पकड़ के चलना पड़ेगा, नहीं तो आप ब्याज भी नहीं निकाल पाएंगे और थोड़ा भी मार्केट ऊंच नीच हुआ तो आपके व्यापार को हैवी इंपैक्ट आएगा। इसलिए प्रेफरेबली एसेट लाइट मॉडल रखिए। दूसरी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, टीयर 1 की जगह टीयर 2 और 3 में शिफ्ट हो रहा है। टीयर 1 की प्रॉब्लम क्या है, रेंट बहुत हाई है, स्टाफ की सैलरीज बहुत हाई है, ओवरहेड्स बहुत हाई है। और टीयर 1 की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे बायर्स के पास ढेर सारे ऑप्शन है, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन, इसलिए आपकी मार्केटिंग कॉस्ट और दीगर खर्चे बहुत हाई रहते हैं। अब इन्होंने अपने 70% स्टोर उठा के टीयर 2 और टीयर 3 में शिफ्ट कर दिए। इससे बहुत बड़ा चेंज आया।
इनका जो रेंटल कॉस्ट था वो मात्र 1.1% ऑफ रेवेन्यू रह गया। इनका जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट था वो मात्र 1.7% ऑफ रेवेन्यू रह गया। सबसे बड़ी चीज, ओवरहेड्स बहुत कम हो गए, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम हो गए, क्योंकि कंज्यूमर के पास खासकर टियर 3 में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। इस स्केल के स्टोर जहां पर एक छत के नीचे बहुत सारा सामान मिल जाए, वो भी सही लागत पर, वो संभव नहीं था। इसलिए छोटे छोटे शहरों के और टाउन्स के एक तरीके से राजा हो गए। इस नई स्ट्रेटजी ने टर्न अराउंड कर दिया। तीसरी स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट का फोकस चेंज किया। उसके पहले तक अपैरेल से रेवेन्यू आ रहा था 44% और एफएमसीजी से रेवेन्यू आ रहा था 45%। समझना, यदि 100 रुपए आ रहा है तो 44 कपड़े की सेल से आ रहा है और 45 एफएमसीजी की सेल से आ रहा है। लेकिन यही प्रॉब्लम थी, एफएमसीजी का मार्जिन महज 7% था और वहीं कपड़ों का मार्जिन 15 से लेके 40% के बीच था। यहां पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाया गया। अब अपैरेल पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, उसको ज्यादा विजिबिलिटी दी, उसकी ज्यादा मार्केटिंग की, और सबसे बड़ी बात, कस्टमर को घुसते साथ चारों तरफ अपैरेल नजर आते थे, ऑटोमेटिकली उसका दिमाग अपैरेल खरीदने की ओर बढ़ता था। अब ध्यान से समझना, जैसे ही इन्होंने अपैरेल पर फोकस किया, अपैरेल की सेल बढ़ी, अपैरेल में मार्जिन ज्यादा था। अब भले टर्नओवर उतना ही रहे, इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, इनका पर स्टाफ रेवेन्यू बढ़ गया, इनका पर स्क्वायर फीट प्रॉफिट बढ़ गया। तो अपने स्टोर, अपने बिजनेस में ध्यान से देखिए, क्या आपकी टीम का फोकस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पर है जो ज़्यादा मार्जिन देते हैं? क्या आप ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा विजिबिलिटी दे रहे हैं? क्या आप ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट पर ऑफर स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिससे कस्टमर उसकी तरफ आए? क्या आप ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट पर अपनी ताकत लगा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपका प्रॉफिट इंप्रूव हो जाएगा। चौथी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी जो आज डी मार्ट से लेके हर हाइपर मार्केट, हर बड़ा स्टोर अपना रहा है, प्राइवेट लेबल। भाई आप दूसरे से माल लोगे, वहां पे मैन्युफैक्चरर कुछ मार्जिन रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ मार्जिन रखेगा, डीलर कुछ मार्जिन रखेगा, रास्ते में ट्रांसपोर्टिंग में और छोटे बड़े मिडिल मैन के हाथ में मार्जिन जाएगी। इन्होंने क्या किया, अपने प्राइवेट लेबल निकालना शुरू किया और कुछ दिन बाद 72% रेवेन्यू ओन ब्रांड से आना शुरू हो गया। मतलब उन प्रोडक्ट्स में लगभग 50% से ज्यादा की मार्जिन हो गई। अब ध्यान से इस गहराई को समझिए, पहले 100 रुपए का माल बेच रहे थे, 7 रुपए एफएमसीजी में कमा रहे थे, 20 रुपए अपैरेल में कमा रहे थे। अब 100 का ही माल बेच रहे हैं, उसमें 72% अपैरेल से आ रहा है, मतलब 72 रुपीज अपैरेल से आ रहा है, और 72 रुपीज में ये लगभग 40 से 50 रुपए कमा रहे हैं। मतलब कमाल हो गया। प्राइवेट लेवल ने इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। अब आ रही है सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, क्योंकि ये ब्लंडर इंडिया में 80% रिटेलर करते हैं। कौन सा ब्लंडर? डेड स्टॉक। अपनी इन्वेंट्री से मोह पाल लेना, अपनी इन्वेंट्री में जम के पैसा फंसा देना, बाद में खास कर कपड़ों में 100 रुपए की चीज 50 रुपए की, एंड में 30 रुपए की, लास्ट में 10 रुपए की हो जाती है। डेड स्टॉक को कंट्रोल नहीं करना, और यही नए मालिकों ने ऐतिहासिक काम किया। इन्होंने डिमांड बेस्ड इन्वेंट्री का मॉडल अपनाया, जहां पर किसी भी स्टोर में 60 दिन से ज्यादा की इन्वेंट्री नहीं रह सकती। इसके लिए टेक्नोलॉजी लगाई, रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग की, सेल्स वेलोसिटी के हिसाब से ऑटोमेटिक स्टॉक रीस्टॉक हो जाए, ये व्यवस्था क्रिएट की। अब इससे क्या हुआ, पैसा स्टॉक में फंसना बंद हो गया, इनकी प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो गई। यदि बाहर का पैसा भी लेकर काम कर रहे थे तो भी प्रॉफिट मार्जिन बची रही, क्योंकि अब डेड स्टॉक में पैसा नहीं फंस रहा था। और एक चीज आज आपको बता देता हूं, अधिकांश बिजनेस ओनर्स कभी ये गणित ही नहीं लगा पाते कि डेड स्टॉक में कितना पैसा जाम हो रहा है और उनको इंटरेस्ट लॉस कितना हो रहा है। नॉर्मल बिजनेस ओनर क्या ब्लंडर करता है, खरीद के लाया माल खरीद के लाके उसने 10% 15% की उसके ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के पर्ची चिपका दी। अब आप सोचिए, आपका बाहर का पैसा है जो 10% ब्याज पे है, 12% पे, 15% सालाना जैसा आपको मिला, अब आपका माल 10 महीने नहीं निकला, आप एक्चुअली माइनस में चले गए। यदि 6 महीने भी नहीं बिका तो आप माइनस में चले गए, क्योंकि पैसा आपका स्टॉक में फंसा हुआ है। आप बाहर इंटरेस्ट दे रहे हैं,
आप वेयर हाउस का रेंट दे रहे हैं और बाद में आप उसी माल को डेड स्टॉक करके कम में बेच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उसको बेचने के लिए आपको सेल्समैन को इंसेंटिव देना पड़ रहा है। यदि बिजनेस को कंट्रोल में लाना है तो इन्वेंट्री को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। यदि आप ये सिस्टम प्रोसेस नहीं जानते हैं तो आप मेरा लोकप्रिय 8 महीने वाला प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल एक बार ज्वाइन करें, जहां पर आप मेरे साथ 25 से 30 सेशन अटेंड करेंगे और आप बिजनेस में सेल्स, मार्केटिंग, स्टॉक्स, बिजनेस चेसिस, केपीआई, KRA, हर चीज के राइट सिस्टम, प्रोसेस, रिटर्न डॉक्यूमेंट 100% फॉर्मेट फ्री प्रोग्राम के अंदर पाएंगे। और इससे आपका वो सपना पूरा होगा, मेरा बिजनेस मेरे बिना चले, मतलब ऑटो पायलट चले। अब बड़ा सवाल ये उठता है, भाई नए ओनर आए, उन्होंने इतनी सारी नई स्ट्रेटजी लगाई, तो इससे रिजल्ट में क्या परिवर्तन आया? चलिए 25-26 का रिजल्ट देखते हैं। 25-26 में विशाल मेगा मार्ट का मार्केट कैप लगभग 50,000 करोड़, कंपनी लिस्ट हो चुकी है, फिर से ध्यान देना। 25-26 का रेवेन्यू लगभग 12,900 करोड़, और भाई साहब ये कोई कैश बर्न या लॉस मेकिंग कंपनी नहीं रही। 25-26 का नेट प्रॉफिट 839 करोड़ इस बात पे यकीन दिलाता है कि राइट ओनर माइंडसेट, राइट सिस्टम, राइट पॉलिसी, राइट स्ट्रेटजीज, बिजनेस की सुपर फाइन मॉनिटरिंग से, प्रॉपर सिस्टम और प्रोसेस से एक डूबा हुआ बिजनेस भी वापस शिखर पर आ सकता है। आज की इस पूरी केस स्टडी में सबसे अच्छी चीज आपको कौन से लगी, सबसे तगड़ी स्ट्रेटजीज कौन सी लगी, है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। अपने बिजनेस में बड़े और कड़े फैसले लीजिए।